राकेश पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके उतर ही रहा था कि सामने से स्कूटी से उतरती लड़की को देखकर ठहर सा गया। उस लड़की ने बड़ी अदा से हेलमेट उतारकर बालों को झटका तो मानो बिजली सी कौंध गई। उसके स्कूटी खड़ा कर आगे बढ़ने तक वह बड़े ध्यान से उसे देखता रहा। सलीके से पहनी हैंडलूम की साड़ी, कंधों तक लहराते काले बाल और एक एक कदम नापतोल कर रखती गरिमा से भरी चाल उसके व्यक्तित्व को अद्भुत आभा प्रदान कर रहे थे। अपनी मौसेरी बहन के बेटे नकुल के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए राकेश उत्सव रिजॉर्ट आया था। वह लड़की भी उत्सव की ओर जा रही थी। राकेश को कुछ और देर तक उसे निहारने का सुख मिल गया। उत्सव के गेट में घुसते ही वह लपक कर लिफ्ट की ओर दौड़ गई। जब तक राकेश को होश आता लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। राकेश के पास अब इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। पहली बार उसे धीमी गति से चलने के कारण खुद पर गुस्सा आया। जब वह तीसरी मंजिल पर पार्टी वाले हॉल में पहुंचा तो उसी लड़की को अपनी बहन सुहानी से बात करते देख हैरान रह गया। उसे देखते ही सुहानी खिलखिलाकर हंस दी। तुम शायद इसी की शिकायत कर रही हो। यही पीछा कर रहा था ना तुम्हारा। ठहरो, अभी इसके कान पकड़ती हूँ। सुहानी नाटकीय अंदाज में बोली थी। मैं खुद कान पकड़ता हूँ दीदी, मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो नकुल के जन्मदिन की पार्टी में आ रहा था। कोई मेरे आगे चल रहा हो तो मैं क्या करूँ। मैं ऐसे दिलफेक लड़कों के लटके झटके खूब समझती हूँ। जरा पूछिए इनसे कि ये महाशय मेरे पीछे ही क्यों चल रहे थे। तेज कदमों से चलकर मेरे आगे क्यों नहीं निकल गए थे। राकेश, तुम्हें अवनी के इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हारा। सुहानी को न्यायाधीश बनने में आनंद आने लगा था। ऐसा कोई नियम है क्या दीदी कि सड़क पर किसी लड़की के पीछे नहीं चल सकते। राकेश ने जवाब में सवाल खड़ा कर दिया। नियम तो नहीं है, पर इसे पीछा करना कहते हैं बच्चू, और इसके लिए दंड भुगतना पड़ता है। सुहानी मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, आपका यही निर्णय है तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। राकेश जोर से हंसा, पर तभी नकुला थमका था और बात बीच में ही रह गई थी। मामा, कितनी देर से आए हो, मेरा गिफ्ट कहाँ है। नकुल राकेश की बाहों में झूल गया। राकेश ने छोटा सा पैकेट निकालकर नकुल को थमा दिया था। इतना छोटा सा गिफ्ट। नकुल ने मुंह बनाया। खोल कर तो देख, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नकुल ने बड़े यत्न से कागज में लपेटा हुआ पैकेट एक झटके में फाड़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ओह, वीडियो गेम। मामा, आप सचमुच ग्रेट हो। पापा, देखो मामा मेरे लिए क्या लाए हैं। रोहन वीडियो गेम को देखने में व्यस्त हो गए। सुहानी भी दूसरे मेहमानों की आवभगत में जुट गई। राकेश का ध्यान फिर पास ही बैठी अवनी की ओर आकर्षित हो गया। उसके लिए मानो अन्य अतिथि वहां होकर भी नहीं थे। उसका मन कर रहा था कि वह बस अवनी को निहारता रहे। एक दो बार कनखियों से देखते हुए उसकी दृष्टि अवनी से मिली तो लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जन्मदिन का उत्सव समाप्त होते ही उसने सुहानी से पूछा, दीदी कौन है वह। पहले तो उसे कभी नहीं देखा। किसकी बात कर रहा है तू। सब कुछ समझते हुए भी सुहानी मुस्कुराई। वहीं जो आपसे मेरी शिकायत कर रही थी। राकेश भी मुस्कुरा दिया। तुझे क्या करना है, तू तो विवाह के नाम से ही दूर भागता है। करियर बनाना है, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते में तो विवाह तो सबसे बड़ी बाधा है ना। सुहानी ने राकेश के ही शब्द दोहरा दिए। पर दीदी, अवनी को देखते ही मैंने अपना ख्याल बदल दिया है। पता नहीं क्या जादू है उसके व्यक्तित्व में। कुछ बताइए ना उसके बारे में। यही तो रोना है। जिस अवनी को देखकर तुम सम्मोहित हो उसने अपने चारों तरफ वैराग्य और वासना रहित ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि उस तक पहुंचना कठिन ही नहीं असंभव है। और क्यों न हो, इस संसार ने भी तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। सुहानी का दर्दीला स्वर सुनकर राकेश चौंक उठा। ऐसा क्या कर दिया संसार ने अवनी के साथ। क्षण मात्र में ही अब तक की सुनी हुई समस्त अनहोनी घटनाएं राकेश के मानस पटल पर कौंध गई। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, हमारे पुराने गोलीगुड़ा वाले घर के सामने डॉक्टर निशीथ राय रहा करते। खूब याद है। राकेश सुहानी की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। हाँ, बचपन में बीमार पड़ने पर माँ उन्हीं के पास इलाज के लिए जाती थी। वे हमारे दूर के रिश्ते के चाचा थे।
अवनी उनकी बहन सुनंदा की छोटी बेटी है। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? राकेश उतावला हो बैठा। वह उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। 5 वर्ष पहले की बात है। अवनी का विवाह एक बड़े संपन्न परिवार में तय हुआ था। गोद भराई की रस्म के बाद जब वर पक्ष के लोग वापस लौट रहे थे तो उनकी कार को सामने से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। उस दुर्घटना में भावी वर और उसके पिता दोनों की मौत हो गई। ओह, कितना अप्रत्याशित रहा होगा यह सब। अप्रत्याशित, यह कहो कि बिजली गिरी थी अवनी और उसके परिवार पर। अवनी तो पत्थर हो गई थी यह सब देखकर। उसके माता पिता सांत्वना देने गए थे पर वर पक्ष ने उनका मुंह भी देखना पसंद नहीं किया। बैठने के लिए पूछना तो दूर की बात है। सुहानी ने बताया। कितना संताप झेलना पड़ा होगा बेचारी को। राकेश बुझे स्वर में बोला। 2-3 वर्ष इलाज करवाया गया अवनी का, तब कहीं जाकर वह सामान्य हुई। अब भी छोटी सी बात से डर जाती है। जैसे तुम उसके पीछे चल रहे थे पर उसको लगा कि तुम उसका पीछा कर रहे थे। कोई जोर से बोल दे या रात के सन्नाटे के उभरते स्वर, सबसे वह छोटी बच्ची की तरह डर जाती है। माता पिता ने फिर से विवाह की कोशिश नहीं की थी पर उसके अपशकुनी होने की बात कुछ ऐसी फैल गई थी कि कोई तैयार ही नहीं होता था। माता पिता ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया, ढांढस बंधाया, तब कहीं जाकर फिर से उसने पढ़ाई प्रारंभ की। अर्थशास्त्र में एमफिल करते ही यहाँ महिला कॉलेज में व्याख्याता बन गई। मुश्किल से 6 माह हुए हैं यहाँ आए। कॉलेज के छात्रावास में ही रहती है, कहीं खास आना जाना भी नहीं है। कभी बहुत आग्रह करने पर हमारे यहाँ चली आती है। कितने दुख की बात है, जीवन ने उसके साथ बड़ा क्रूर उपहास किया है। राकेश को उससे हमदर्दी हो आई थी। जीवन से अधिक क्रूर मजाक तो उसके अपनों ने किया है। 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है। तीनों अपनी गृहस्थी में इतना मगन है कि छोटी बहन के संबंध में सोचते तक नहीं। मेरी बुआ यानी अवनी की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई है। एक और बीमार पति की तीमारदारी तो दूसरी ओर अवनी की समस्या। उनका हाल पूछने वाला कोई है ही नहीं। सुहानी का गला भर आया, आंखें भीग गई। जो हुआ बहुत दुख था, पर दीदी इसका अर्थ यह तो नहीं कि पूरा जीवन एक दुर्घटना की भेंट चढ़ा दिया जाए। राकेश को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तुम सही कह रहे हो राकेश, पर यह सब उसे बताएगा कौन? अभी तक तो सब ने उसके घाव पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। एक दिन अचानक वह मुझसे मिलने चली आई। बातों ही बातों में पता चला कि तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली तो कुछ छात्राएं उसके सामने पड़ गई। अवनी को देखते ही वे आपस में ऊंचे स्वर में बातें करने लगी कि आज सवेरे सवेरे अवनी मैडम का मुंह देख लिया है, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। यह बताते हुए वह रो पड़ी। सुहानी ने बताया, इस तरह कमजोर पड़ने से काम कैसे चलेगा। उन छात्राओं को तभी इतनी खरी खोटी सुनानी चाहिए थी कि फिर से ऐसी बेहुदा बात कहने का साहस न कर पाएं। राकेश क्रोध से भर उठा। कहना बहुत सरल होता है, अपनी ही बात ले लो। कुछ ही देर पहले तुम अवनी के व्यक्तित्व से पूर्णतः अभिभूत लग रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे मन में उसके प्रति वही भावनाएं होंगी। सुहानी व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। आपके इस प्रश्न का उत्तर अभी तो मेरे पास नहीं है। सब कुछ जानने समझने के लिए समय तो नहीं चाहिए ना दीदी। राकेश के हर शब्द में गहराई थी, अवनी के प्रति स्वानुभूति थी। सुहानी बस मुस्कुरा कर रह गई थी। राकेश के जाने के बाद सुहानी सोच में डूब गई। उसके मन में विचारों का तेजी से मंथन चल रहा था। कभी वह राकेश के बारे में सोचती तो कभी अवनी के बारे में। कब तक यूं ही बैठी रहेगी? ढेरों काम पड़े हैं। तभी रोहन ने उसकी तंद्रा भंग की। क्या करूं, फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। पता नहीं अवनी को कोई सहारा देने का साहस जुटा पाएगा या नहीं। निराश स्वर में बोल सुहानी उठ खड़ी हुई। इस चिंता में घुलना छोड़ दो सुहानी। अवनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, आत्मनिर्भर है, धीरे धीरे अपने बलबूते जीना सीख जाएगी, रोहन ने समझाना चाहा। कुछ माह बीते भी नहीं थे कि एक दिन अचानक ही संतोष मौसी का फोन आ गया। इधर उधर की बात करने के बाद वे बोली, क्या कहूँ सुहानी, मन रोने को हो रहा है, पर सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ, शायद तुम ही कोई राह सुझा सको। क्या हुआ मौसी, सब खैरियत तो है? सुहानी बोली। मेरी कुशलता की इतनी चिंता कब से होने लगी तुम्हें?
काश तुमने मुझे समय से सचेत कर दिया होता। क्या कह रही हो मौसी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सुहानी परेशान हो उठी। मैं उस मुई अवनी की बात कर रही हूँ। पता नहीं कब से प्रेम लीला चल रही है दोनों की। अब राकेश जिद ठाने बैठा है कि विवाह करेगा तो अवनी से ही, नहीं तो कुंवारा रहेगा। मेरा विश्वास करो मौसी, मुझे तो इस संबंध में कुछ भी पता नहीं है, पर राकेश तो कह रहा था कि वह अवनी से पहली बार नकुल के जन्मदिन पर ही मिला था। उस समारोह में तो बहुत से लोग आमंत्रित थे। कहाँ क्या चल रहा था मैं कैसे बता सकती हूँ। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अब तो कुछ करो सुहानी। मेरा तो एक ही बेटा है, उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। संतोष फोन पर ही रो पड़ी। ऐसा मत बोलो मौसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई ही हो। सुहानी ने उन्हें ढांढस बंधाया। इसमें क्या अच्छाई होगी, मेरी तो सारी उमंगों पर पानी फिर गया। इससे तो राकेश कुंवारा ही रह जाता तो मैं संतोष कर लेती। सुहानी वादा कर कि तू राकेश को समझा लेगी। ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगी मौसी, पर कोई वादा नहीं करती। तुम तो जानती ही हो आजकल कौन किसकी सुनता है। जब राकेश तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो मेरी क्या मानेगा। सुहानी ने अपनी विवशता जताई थी। प्रयत्न करने में क्या बुराई है, तुझे तो बहुत मान देता है, शायद मान जाए। अपनी मौसी के लिए तू इतना भी नहीं करेगी, संतोष ने जोर डालते हुए कहा था। क्यों शर्मिंदा करती हो मौसी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। सुहानी ने संतोष को आश्वस्त तो कर दिया, पर अति व्यस्तता के कारण अगले 2 महीने तक अवनी और राकेश से मिलने तक का समय नहीं निकाल पाई। पर एक दिन अचानक संतोष मौसी को आया देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही। आओ मौसी, तुम्हारा फोन आने के बाद व्यस्तता के कारण राकेश से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाई। मैं आज ही राकेश से मिलने की कोशिश करूंगी। सुहानी मौसी को अचानक आया देख वह अचकचा कर बोली। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं बेटी, मैं तो उन दोनों के विवाह का निमंत्रण देने आई हूँ। राकेश को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह माना ही नहीं। पता नहीं उस जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया है, बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। संतोष मौसी भरे गले से बोली और निमंत्रण पत्र देकर उल्टे पांव लौट गई। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें रोक नहीं पाई सुहानी। शायद वे राकेश और अवनी के विवाह के लिए सुहानी को भी दोषी मान रही थी। संतोष मौसी का निमंत्रण पत्र देकर चली गई, पर सुहानी के मन में बेचैनी हो रही थी कि आखिर राकेश क्यों अवनी के बारे में सब कुछ जानने के बाद विवाह के लिए राजी हो गया, और अवनी कैसे अपनी पुरानी यादों को भूलकर विवाह के लिए तैयार हो गई। सुहानी ने राकेश और अवनी से बात की तो दोनों ने ही कहा, दीदी हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया है। साथ ही हम यह भी समझ गए हैं कि शगुन अपशगुन कुछ भी नहीं होता। जीवन साथी अगर अच्छा हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। अतः एक दूसरे को समझने के बाद ही हमने शादी का फैसला लिया है। सुहानी ने अपने में कई ताजगी का अनुभव किया। राकेश और अवनी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ था। यद्यपि संतोष मौसी किसी अशुभ की आशंका से सोते हुए भी चौंक जाती थी। राकेश और अवनी के विवाह को अब 5 वर्ष का समय बीत चुका है। 2 नन्हे मुन्नों के साथ दोनों अपनी गृहस्थी में कुछ ऐसे रमे हैं कि दिन दुनिया का होश ही नहीं है उन्हें। पर संतोष मौसी हर परिचित को यह समझाना नहीं भूलती कि शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता, यह तो केवल पंडों का फैलाया वहम है। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।